अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल खान, अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज NA-75 डस्का के जो ज़िमनी इंतखाबात थे, जो कि 10 अप्रैल को होने थे, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फिलहाल 10 अप्रैल वाला जो होना थे इंतखाबात, उसको मौखर कर दिया। एक वजह तो ये भी थी कि शायद अगले हफ्ते जो है बेंच दस्तयाब नहीं होगा, इस वजह से भी। और दूसरी जो अहम वजह ये थी कि सलमान अकरम राजा, जो कि मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थी नौशीन इफ्तिखार, वो अभी दलाइल जारी रखे हुए थे। अभी उनके दलाइल खत्म नहीं हुए थे, हालांकि कोर्ट ने बार बार उनको कहा था कि जनाब आप क्रिस्टल फैक्ट्स पे आ जाएं। और उनको ये भी कहा गया कि हमें आपको ये साबित करना पड़ेगा कि 23 पोलिंग स्टेशनों के खिलाफ आपने दरखास्त दी इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दिया और सारे हल्के पर इंतखाबात जो है दोबारा कराने गई। तो अब ये एक 3 वजह क्या हो सकती है, क्योंकि सलमान अकरम राजा जो कि PMLN के जो वकील थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने 3 मौकों पर उनको लाजवाब कर दिया गया था। उन्होंने जो फैक्ट्स बता रहे थे वो गलत बता रहे थे। तो वो क्या वजूहात थी कि ये अब ये इंतखाबात मौखर कर दिए गए। मेरे पास इस वक्त सदीक जान मौजूद है। सदीक जान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। वेलकम सर। कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, तो सदीक जान ये बताइएगा कि अगला हफ्ता तो वैसे क्रूशल भी है। हो सकता है कि जस्टिस काजी फायजीसा का जो नजरसानी की जो दरखास्त थी, उसका फैसला भी शायद मुतवक्के हो कि उस पे कोर्ट ये फैसला करे कि उसके लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाई जा सके या नहीं। और शायद मेरे ख्याल में ज़राए के मुताबिक ये भी है कि जो 186 के तहत जो सदारती रेफरेंस जो फाइल हुआ था, और उसके हवाले से जो जो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो होता कि ओपन बैलेट, उसकी भी शायद तफसीली फैसला, डिटेल जजमेंट आ जाए। लेकिन हम सदीक जान इस पे बात करते हैं डस्का वाले पे। आप क्या समझते हैं कि वो क्या 3 वजूहात थी जो सुप्रीम कोर्ट को ये उनका जो 10 अप्रैल का जो इंतखाबात जो रीपोलिंग होनी थी, उसको मौखर कर दिया है फिलहाल? देखें सर, इस पे हम आते हैं, लेकिन आपने भी देखा कोर्ट रूम में, मैंने भी देखा कि सलमान अकरम राजा साहब को बार बार उमर बंदयाल साहब ने कहा कि आप फैक्ट्स के ऊपर आएँ, आप अदालती केसेस बताएं, आप ऐसी मिसालें बताएं जहां पे इलेक्शन कमीशन ने 23 पोलिंग स्टेशन का या चंद पोलिंग स्टेशन का मसला हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे हल्के में इलेक्शन का हुक्म जारी किया हो और उस फैसले को आला अदालतों ने बरकरार रखा हो। आप उसकी कोई मिसाल बताएं। वो नहीं बता सके। सलमान अकरम राजा साहब ने किया क्या? एक तो उन्होंने ये किया कि उनका शुरू में उन्होंने आधा घंटा 35 मिनट जो इन्हिसार किया अपने दलाइल का, वो पूरे का पूरा किया अली बिर के मामले पर। माजरत के साथ सख्त लफ्ज है, लेकिन झूठ बोला, और वो झूठ उनका पकड़ा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने। उन्होंने झूठ क्या बोला? एक तो, बल्कि इससे भी पहले मैं आपको ये अपने नाज़रीन को बता दूं, आप तो वहां पर मौजूद थे, कि मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आप ये जो जुल्फिकार अली बिर की बात कर रहे हैं, ये एडिशनल रीजन थी, मेन रीजन नहीं थी, और आप इसको मेन रीजन बनाकर पेश कर रहे हैं पूरे हल्के में इलेक्शन के ऊपर। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप हमें कह रहे हैं कि जुल्फिकार बिर को जुल्फिकार अली के नाम से लगा दिया गया पूरे हल्के के सिक्योरिटी इंचार्ज के तौर पर, लेकिन यहाँ पे पूरे हल्के का जिक्र नहीं है, यहाँ पर सर्कल का जिक्र है, पूरे सर्कल का, और सर्कल में 2 थाने आते हैं। ये उन्होंने मिसलीड किया बेंच को, जहां पे वो बेंच के सामने पकड़े गए और फिर उनकी सरनिश भी हुई और उन्होंने फिर माजरत भी की। यही काम उन्होंने इलेक्शन कमीशन में किया था, लेकिन वहां पे वो नहीं पकड़े गए थे। फिर उसके बाद जो दूसरा मामला है, वो जब उन्होंने बयान एल्फी का जिक्र किया, वहां पर भी मुर्तजा बंदयाल साहब ने कहा कि बयान एल्फी तो 10 से 12 सफात का इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है नौशीन इफ्तिखार की तरफ से, और आप उस वक्त PTI के उम्मीदवार के पास वो टाइम ही नहीं था, इलेक्शन कमीशन ने इतने जल्दी में फैसला सुनाया। फिर अदालत उनको बार बार कह रही है कि हमें आप अदालती फैसलों के ऊपर लेकर जाएं, लेकिन वो इररेलीवेंट बातें बता रहे हैं। अदालत उनको कह रही है कि आप अपने आर्गुमेंट्स पढ़कर ना सुनाएं कि आपने इलेक्शन कमीशन को क्या कहा था, आप हमें इलेक्शन कमीशन के फैक्ट्स बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैक्ट्स बयान किए थे उनके ऊपर आप आए और उनके ऊपर आप बात करेंगे, ये फैक्ट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब मसला ये है सर कि जब अदालत ने बार बार उनको कहा कि आप मुख्तसर करें अपने आर्गुमेंट्स, मुख्तसर करें, लेकिन वो डिटेल से जो है वो आर्गुमेंट्स देना चाहते हैं, तो फिर इसलिए अदालत के पास आपने देखा कि पिछली समात पर ये जो 25 की कल की समात थी ना, 24 वाली जो समात थी, 24 वाली समात पर बेंच को उठना था एक और बेंच के लिए, मकबूल बाकर साहब के साथ बैठना था मुनीब अख्तर साहब ने और सजाद अली शाह साहब ने, लेकिन जजेस ने पूछा मकबूल बाकर साहब से, उन्होंने कहा कि हम वो एडजन कर देते हैं, वो एडजन किया गया। बार बार उमरता बंदयाल साहब उनको कहते रहे कि फैक्ट्स पर आए, फैक्ट्स पर आए, रेलिवेंट चीजों पर आए, उन चीजों पर आए
जिनको बुनियाद बना के इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के के इलेक्शन करवाया, लेकिन वो उन चीजों पर नहीं आ रहे थे। उसके बल्कि बाद सदीक जान मैं आपको ये भी ऐड करता हूँ कि जस्टिस उमर बलजान ने उनको ये भी बताया कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का जो 1996 का जजमेंट है उसका हवाला दे, वहीदा शाह वाला का केस उस पे आ जाए। तो आप इधर उधर की बातें बता रहे, तो जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने क्रिस्टल हमें फैक्ट्स दिए, तो आप भी हमें फैक्ट्स दे दें। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, यही मसला है ना। लेकिन वो नहीं बेंच की बात शायद समझ नहीं रहे, या वो बेंच को उस तरफ लेकर नहीं जाना चाह रहे। जो उन्होंने वो उसकी रेशो बताई टर्नआउट की, वो भी वहां पे भी उन्होंने थोड़ी सी डंडी मारी, वो भी उनको जजेस ने क्लियर किया। और एक दो और जगह भी थी, आपने देखा एक मौके पे मुनीब अख्तर साहब ने सरनिश की कि गैर जरूरी आप दलाल दे रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं दलाल देने का। जिस तरह वो कह रहे थे कि वो खातून थी, सारा दिन उसको हरासा किया जाता रहा, वो बड़ी मजलूम, बड़ी सादा, बड़ी बेचारी, और इस तरह से पेश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अब ये बात ना करें, वो खातून हल्के का इलेक्शन लड़ रही थी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदा है, उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ रही है, आप क्या बात कर रहे हैं? तो आप क्या ऐसे दलाल देते हैं? ये देखें, ये जो माहौल वो यहाँ बनाना चाह रहे हैं ना, ये इलेक्शन कमीशन में तो बन गया था, लेकिन यहाँ पे वो माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आपको भी पता है, उमर बंदयाल साहब किस तरह से फाइल पढ़कर आते हैं और कितने तहम्मुल से जो है वो चीजों को सुनते हैं, देखते हैं। और फिर मुनीब अख्तर साहब का भी आपको पता है कि वो कितने लाइक जज हैं, उनको धोखा देना नामुमकिन है, तो उनको चक्कर देना नामुमकिन है, जो चक्कर वो देना चाहते थे नहीं दे पाए। तो अब देखें आप, इसके बाद जो नून लीग ने सतही हरकत की, उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ बिलो द बेल्ट एक कंपेन शुरू की गई, ट्रेंड बनाया गया। हालांकि आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के उन 3-4 जजेस में से एक है उमर अता बंदयाल साहब, जो इंतहाई तहम्मुल से सुनते हैं, जितना कोई वकील सुनाना चाहता है वो सुनते हैं, जितना कोई दिखाना चाहता है डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, तहम्मुल से सुनते हैं, कभी हाइपर नहीं होते, कभी गुस्से में नहीं आते, कभी शाउट नहीं करते। इतने जबरदस्त जज के बारे में जो कंपेन चली, वो अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है, काबिल मजम्मत भी है। और बदकिस्मती से FIA जो है वो सो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई कि कौन लोग थे ये ट्रेंड चलाने वाले, उनको ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई कार्रवाई हुई, और फ्री फॉर ऑल है यहाँ पे, जो मर्जी जिस जज के बारे में जो मर्जी कहता रहे। अच्छा सदीक जान, कोर्ट बार बार उनको ये कह रही थी कि अभी आपने हमें ये साबित करना है कि आपने इस्तदा की थी 23 पोलिंग स्टेशन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के सामने, और उन्होंने आपको 360 पोलिंग स्टेशन पे रिलीफ दिया। तो आखिरी समात में भी जस्टिस उमर अता बलजान ने सलमान अकरम राजा को कहा कि जनाब, आपको हमें ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि कैसे ये जरूरी होगा कि तमाम हल्के पे दोबारा इंतखाबात कराए जाए। तो अब उसके पास शायद ही हो सकता है कि सलमान अकरम राजा साहब के पास कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी हो कि वो हो सकता है कि वो एस्टेब्लिश कर ले। लेकिन मेरे ख्याल में हो सकता है कि जो जो अफेक्टेड एरियाज है, जो पोलिंग स्टेशन थे, उसके हवाले से फिर हो सकता है कि कोर्ट का फैसला है। हम इस पे कुछ बात नहीं कर सकते, बहरहाल ये कोर्ट पे होगा। लेकिन जो समातें हुई उससे अंदाजा यही लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने वाकई भरपूर गलती की है। और खुद जस्टिस उमर अता बलदियान ने भी हैरानगी का इजहार किया कि जनाब, ये तो सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी और पूरे हल्के पे दोबारा इंतखाबात करवाए गए थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक और पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ और अपने देखने वालों के सामने। जिस दिन इलेक्शन कमीशन में ये समात हुई थी, बल्कि जितनी भी समात हुई थी, वो तमाम समातें मैंने अटेंड की इलेक्शन कमीशन मैंने 75 के वाले से। एक सवाल किया था मुनीब अख्तर साहब ने शहजाद शौकत साहब से कि ये बताएं कि जब ये वीडियोस जो सलमान अकबर राजा साहब ने दिखाई थी इलेक्शन कमीशन में, क्या आपने उनका ऊपर कोई इतराज उठाया था, कोई बात की थी? तो उन्होंने कहा जी अली जफर साहब को पता होगा, क्योंकि अली जफर साहब वो केस वहां पर लड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि हम वहां पर मौजूद थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो यह है कि वहां पर जब सलमान राजा साहब ने वो वीडियो चलाई, तो इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर ने कोई एतराज नहीं किया कि ये वीडियोस आप नहीं चला सकते, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है अरशद मलिक केस में, ये उनके ऊपर उस म्यार पर पूरे नहीं उतरती। लेकिन जब बारी आई अली जफर साहब की, अली जफर साहब ने ये कहा था कि नूली की तरफ से वीडियोस दिखाई गई हैं, वीडियोस मेरे पास भी हैं, वीडियोस हमारे पास भी हैं। और उस दिन उस्मान डार साहब की जो सोशल मीडिया टीम है, वो पूरे क्लिप्स तैयार करके लाई हुई थी। लेकिन अली जफर साहब ने कहा कि मैं वो वीडियोस नहीं चलाऊंगा जो तहरीक इंसाफ चलाना चाहती है, इस वजह से कि ये वीडियो जो इन्होंने चलाई हैं उसके भी कोई वक़्त नहीं है कानून की नजर में, जो मैं चलाऊंगा उनकी भी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये उस म्यार में पूरी नहीं उतरती। इसलिए मैं वीडियोज में नहीं जाऊंगा, मैं फैक्ट्स के ऊपर रहूंगा, मैं अदालती फैसलों के ऊपर रहूंगा। तो ये उन्होंने वहां पर सवाल उठाया था, एतराज उठाया था, और उन्होंने अपनी वीडियोस नहीं चलाई थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन वीडियोस को देखकर और ये तासुर बनाया कि वहां पर हालात इराक और शाम वाले थे,
बहुत हालात खराब थे और इसीलिए पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन का हुक्म दे दिया गया, जिसके ऊपर बहुत सवाल उठे और अब अदालत में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छा सदीक जान, लास्ट क्वेश्चन और ये बड़ा सा ब्रीफ सा कि खुद जब शौकत शहजाद शौकत है जो कि अजिद अली अजिद जो मली के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने जो आईजी ने रिपोर्ट फाइल की उसमें उन्होंने कहा कि ये तो मुस्लिम लीग नून के वर्कर जनाब इसमें तशद्दुद में शामिल थे। और जो जब से जो सबसे जो बड़ी अहम बात वो ये है कि पूरे इलेक्शन में पूरे इसमें ये जो कार्रवाई हुई उसके दौरान ये अब हो सकता है कि ये भी सवाल उठाया गया जस्टिस उमर बंदयाल ने, जब सलमान अकरम राजा ने कहा ना कि वहां पे जो नौशीन इफ्तिखार है उनके वालिद साहब डस्का शहर में उनकी बड़ी स्ट्रांग होल्ड है, यानी जैसे हम कहते हैं गढ़ कहते हैं ना, जो पीपल्स जिस तरह पार्टी का होता है कि वहां पे उनका स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन उसके बावजूद फिर अदालत ने सवाल उठाया ना कि जब उनका स्ट्रांग होल्ड है तो फिर क्यों वहां पे इस तरह ये वाकयात हुए और वो कौन था और क्यों हुए ये वाकयात। तो ये भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट है था कि जब सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि जनाब एक तरफ वो कहते कि वहां पे उनके स्ट्रांग होल्ड है, उनके वालिद साहब भी वहां से जीत गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी फिर ये इन्होंने ये दरखास्त दी। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने ये 3-4 बार ये पूछा कि ये बताएं कि कहीं पे ये चीज़ साबित हुई है कि ये हालात ख़राब करने वाले कौन थे? ये किस पार्टी से थे? वीडियोज़ बनाने वाले कौन थे? वीडियोज़ में नज़र आने वाले कौन हैं? ये हैं उसी हल्के की या नहीं है? तो यही शहजाद शौकत साहब का केस है कि ये तमाम चीज़ें इंक्वायरी तलब हैं, ये इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इंक्वायरी में इन चीज़ों को देखना चाहिए था। ये क्या कि इलेक्शन कमीशन ने ज़बानी कलामी देखकर और जो इलेक्शन कमीशन को आरओ ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में उन चीज़ों का ज़िक्र नहीं है जिस बुनियाद पर ये फैसला दिया गया। तो सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि मामला सब जुडिस है, इसलिए हम ज़्यादा इस पे बात नहीं कर सकते। जब ये फैसला आएगा तो फिर हम इस पे खुल के बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे ये केस चलाया, कैसे फैसला दिया गया, कितनी जल्दी में, किस तरह से। और उस वक़्त ये भी मैं आपको बता दूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ के वकील जो थे, उन्होंने कहा कि हमें 1 हफ्ता दे दें, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको 24 घंटे का वक़्त दिया था कि आपके पास 24 घंटे हैं। तो इस तरह से मामलात वहाँ पर चलाए गए और चले, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। जी नाज़रीन, तो अब देखना ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट की जो 3 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, अब देखते हैं कि डस्का वाला जो NA-75 डस्का वाला जो ज़िमनी इंतखाबात का जो केस है अब कब लगेगा और इस पे फिर क्या फैसला आएगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा और उम्मीद है कि आप अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।